राजस्थान का अफवाह तंत्र। हम 2 दिन से इस राजस्थान के अफवाह तंत्र पर हम कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के बारे में हमने पूरा अध्ययन किया है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली तमाम नदियों का हमने अध्ययन किया है और अंतःप्रवाह की नदियां आज हमारा यूनिट है। और अंतःप्रवाह की नदियों में हम गंगन नदी के बारे में देखेंगे, काकड़ी नदी के बारे में देखेंगे, साबी नदी के बारे में देखेंगे और रूपनगढ़ नदी के बारे में देखेंगे। क्योंकि हमारा जो राजस्थान है, जिसका भौतिक स्वरूप भिन्नता लिए हुए है, हमारे राजस्थान के बीचों बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाने के कारण और अजमेर के पास नाकोड़े की पहाड़ियां आ जाने के कारण, अगर हम मानसून की स्थिति को देखें तो डॉक्टर फेरल के अनुसार ये कहा गया है कि मानसून जिस दिशा की ओर बढ़ते हैं आगे जाकर के अपनी दिशा को परिवर्तन करते हैं। और हमारे राजस्थान के अंदर झालावाड़ में जैसे ही ये प्रवेश होती है, आगे बढ़ते हुए नीचे की ओर जाते हुए वापस नीचे फिर वापस ऊपर चढ़ते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला से होते हुए नाकोड़ा की पहाड़ी में आते आते यहाँ पर 33 सागर का अवशेष होने के कारण एकदम हिट हवा होती है, जिसकी वजह से पूरे भारत है ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला मैदानी भाग और दूसरा पहाड़ी भाग। इस अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से ये मैदानी भाग में डिवाइड होता है और पहाड़ी भाग में डिवाइड होता है, जिसकी वजह से इस अरावली की वजह से ही हमारे यहाँ पर जल विभाजक का काम कर जाता है, जल विभाजक का काम कर जाता है। और हमारा भारत में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर है ना वह अंतःप्रवाह की नदियां भी हैं, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां भी हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली भी नदियां हैं। बाकी किसी भी स्टेट के अंदर इस तरह की नदियां नहीं हैं। तो वेलकम, एक बार फिर मैं आप सभी का वीर कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है वह आपके लिए बेहतर होगा। आप अपने प्रश्नों को बनाइए, मेरे सामने रखिए ताकि मैं इसका पूरा उत्तर दे सकूं। आपके सामने ये यूनिट है गंगा नदी। आइए हम गंगा नदी के बारे में देखते हैं और आपके भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर उठाना ताकि मैं उसके ऊपर चल सकूं। मेरा पहला क्वेश्चन आपके रहता है, अगर आपने कोई पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत भी तो मेरे को बताना, जो गंगा का जो नदी है इस नदी को हम क्या कहते हैं? पहला पॉइंट, मृत नदी है। इसको अपन है वो मृत नदी कहते हैं। चलिएगा, इसका दूसरा नाम और क्या है? सरस्वती। सरस्वती नदी। देशद्वती। तीसरा नंबर क्या है इसका नाम? देशद्वती। प्राचीन देशद्वती। प्राचीन ऋषत नदी। और चौथे नंबर पे अपन इसको लेते हैं वैदिक नदी। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर जब बहती है तब इस नदी को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय में जैसे ही अंतरराष्ट्रीय अंदर प्रवेश करेगी तब इस नदी का नाम चेंज होता है। क्या कहते हैं? हकरा नदी। हकरा नदी। और इस नदी के जो पार्ट है उस पार्ट को हम है ना वह नाली कहते हैं। ठीक है, अब हम ये जितने भी नाम हैं वो इसके नाम कैसे विकसित हुए इसके ऊपर अपन देखेंगे। आइएगा, ये जो गंगा जो नदी है वह हमारे हिमाचल प्रदेश के कालका की पहाड़ी जहां पर शिवलिंग शिलालेख है यहां से ये निकलती है। हिमाचल प्रदेश के कालका की पहाड़ी के अंदर शिवलिंग का जो शिलालेख है वहां से ये निकलती है और ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है और बढ़ने के बाद में यह सबसे पहले कहां प्रवेश करती है? गंगानगर में प्रवेश करती है। तो गंगानगर में जब प्रवेश करती है उस जगह का क्या नाम है?
नहीं, सोचते रहना है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन उठते रहेंगे। तो हमारे ये जो घंगर जो नदी है वह हमारे गंगानगर में न जाकर के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ के अंदर भी एक पैलेस है जिसका नाम है टिब्बी टिब्बी वाला, यहां पर प्रवेश करती है। लेकिन टिब्बी वाला जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ का, वो एक ब्लॉक है, तहसील है, यानी जैसा हमारा एक गढ़ी ब्लॉक है वैसे ही ये टिब्बी वाला एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर भी कौन सा पैलेस, तो वो होगा हमारा तलवाड़ा। कौन सा होगा? तलवाड़ा नाम का स्थान। अब यहाँ पर आरपीसी जो है वो तलवाड़ा को लेकर के क्वेश्चन उठाता है। अब आपको वहां पर ध्यान रखना होगा कि प्रश्न जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, किस चीज के लिए बन रहा है, क्या नदी के प्रवेश को लेकर के बन रहा है या किसी और पार्ट को लेकर के बन रहा है। जैसे हम अगर देखते हैं तो हमारे राजस्थान के अंदर कितने तलवाड़ा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी बात कर रखते हैं। एक तो हमारा तलवाड़ा हो गया हनुमानगढ़ का और दूसरा हमारा हो गया बांसवाड़ा का। ठीक है, तो देखिएगा ये जो तलवाड़ा है ये हमारा है ना वो गंगा नदी का प्रवेश द्वार हो सकता है। लेकिन ये जो तलवाड़ा है, ये तलवाड़ा गांव के अंदर एक झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। कौन सा? तलवाड़ा झील। और ये पूरे राजस्थान के अंदर ये झील के ऊपर एक रेल का स्टेशन बना हुआ है, रेल का स्टेशन बना हुआ है। तो ये जितने भी राजस्थान के जितने भी रेलवे स्टेशन है उससे ज्यादा निचाई की ओर है, यानी कि निचाई क्षेत्र में रेल की पटरियों का होना तलवाड़ा, रेल की पटरियों के नीचे क्षेत्र में होना तलवाड़ा। दूसरा, यही तलवाड़ा ऐसा है जो गंगा नदी को प्रवेश करवाती है। और ये एक तलवाड़ा ऐसा है जहां पर ये जो झील है यहां से दो नहरें निकली हैं और इस दो नहरों का नाम है सावन और भादो, सावन और भादो। अब देखिए ये तलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? गंगा नदी को लेकर के। दूसरा तलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? ये एक झील है। तीसरा इसका क्यों प्रसिद्ध है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे डीप में नीचे है। और चौथा, ये तलवाड़ा इसलिए प्रसिद्ध है कि झील से दो नहरें निकली जिसे सावन और भादो कहते हैं। ओके, अब हम इसी की तुलना करते हैं बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा को लेकर के। अब इस बांसवाड़ा के अंदर जो तलवाड़ा है उसकी क्या विशेषता है? देखिएगा, हम है ना वह जिस गांव के अंदर रह रहे हैं उसके आसपास के कुछ पैलेस हैं, हम उसको वो क्षेत्र नहीं मान सकते। अपन सिर्फ यहाँ पर ये मान रहे हैं कि ओनली फॉर तलवाड़ा कस्बा, उसकी क्या विशेषता है। क्योंकि जो त्रिपुरा सुंदरी जो आप बोल रहे हैं और जो दूसरा जो बात कर रहे हैं वो तलवाड़ा से 8 किलोमीटर दूर है, यानी कि चेंज होगी, डिस्टेंस चेंज हो चुका है, पैलेस चेंज हो चुका है। हम तलवाड़ा की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको सामने जो रख रहा हूँ, पहली चीज तो है यहाँ पर मूर्ति कला। और मूर्ति कला जो है और वो भी कौन सी है? पत्थर की है। लेकिन पत्थर में भी वो मूर्ति कला कौन सी? नहीं, यहाँ पर जो मूर्तियां बनती हैं वह मरे हुए व्यक्तियों की याद को लेकर के बनाए जाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा है ना वो किसी देवी देवता की मूर्तियां नहीं बनती। यहाँ पर जो मूर्तियां बनती हैं जो व्यक्ति मर चुका है उसकी याद को लेकर के जो मूर्तियां बनती हैं उसको लेकर के हमारा तलवाड़ा बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये जो तलवाड़ा है, अब यहाँ पर मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर कभी न कभी आरपीएससी वाला जो होता है वो मिलान को लेकर के चलता है, तलवाड़ा कथन, तलवाड़ा कथन। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किस तलवाड़े के बारे में बात कर रहा है। क्या यह मूर्ति को लेकर के बात कर रहा है कि क्या यह रेल के बारे में बात कर रहा है? क्योंकि हमारे माइंड में तो एक ही चीज रहती है, तलवाड़ा इसलिए मूर्ति। अब वो तलवाड़ा के आगे वो ऑप्शन मूर्ति का रखा हुआ है या नहीं है, या रेल की पटरी को रखा हुआ है या नहीं है, ये आपको वहां पर सोचना पड़ेगा। जैसे ही ये जो तलवाड़ा है वो हमारे पूर्वजों की मूर्तियों को लेकर के है, तो इसकी वजह से राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया, रूडा, RUDA, रूडा, रूरल अर्बन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। और इस एजेंसी ने इस मूर्ति को लेकर के क्लस्टर बनाया। पूरे राजस्थान के अंदर इस मृत व्यक्तियों की जो
याद में लेकर के जो बनेगी जो चीजें वो कहीं पर भी क्लस्टर नहीं बना है, हमारे बांसवाड़ा में बना हुआ है। दूसरा, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तलवाड़ा में एक बेहतरीन मंदिर है, और वो मंदिर जो है वो है सूर्य मंदिर, जो राजस्थान में कहीं नहीं है। उसके मंदिर और उसके जस्ट पास में है ना वो हमारा लक्ष्मी का मंदिर है। तो सूर्य मंदिर को लेकर के भी ये तलवाड़ा प्रसिद्ध है, इन मूर्तियों को लेकर के भी तलवाड़ा प्रसिद्ध है, और ये रूड़ा नामक की परियोजना के आधार पर भी ये तलवाड़ा प्रसिद्ध है। अब देखिएगा, यहाँ पर या तो वो मूर्ति को पकड़ेगा, या तो ये सूर्य मंदिर को पकड़ेगा, या फिर इस रूड़ा को पकड़ेगा। इन तीन चीजों को पकड़ करके तलवाड़ा पे क्वेश्चन उठाएगा। यहाँ पर तलवाड़ा को या तो इस नदी को लेकर पकड़ेगा, या फिर इस तलवाड़ा की झील को लेकर पकड़ेगा, या फिर सावन भादो नहरों को लेकर के पकड़ेगा। आई समझ में बात? ठीक है। और तीसरा है कि जैसे ये तलवाड़ा नामक जगह का जो झील है वहां से जैसे ये निकलती है और ये आगे जैसे ही बढ़ती है, तो यहाँ पर कालका से निकलने वाली इस नदी का जो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ की जो मिट्टी है वो काली और जलोढ़ है, काली और जलोढ़ है, आपको बटन दबा देना। जिसकी वजह से काली और जलोढ़ होने की वजह से यहाँ से मिट्टी का अपवर्धन हो रहा है, यहाँ पर मिट्टी का अपवर्धन हो रहा है। और जैसे यह हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, ये मिट्टी जो है वो यहाँ पर फैलती हुई जाती है, और फैलने की वजह से यहाँ पर एक बेस्ट मैदान बनाती है, जिसको हम कहते हैं घंगर का मैदान। और ये जो घंगर का जो मैदान है, इस मैदान के अंदर है ना वो जो पानी जब आ रहा है, तो ये जो पानी है वो कुछ न कुछ इस तरह से कटीले भाग के अंदर कटता है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्टार बना रखा हो। कैसा? इस तरह का स्टार बने हुए। तो बीच वाला जो भाग है तो नाली बन गई, इसको हम नाली के नाम से या पाट के नाम से जानेंगे। और जो स्टार वाला भाग बन रहा है, इसलिए इस नदी को हम सतारा नदी भी बोलते हैं, सतारा या सितारा, सतारा या सितारा नदी भी कहते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, इन तमाम नामों पर आरपीएससी ने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अब देखिएगा, नाली आपके सामने ऑप्शन क्लियर हो गया, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा आने वाले मैदान बना है, और मैदान बनने से जो पानी निकलता है नाली का रूप ले रहा है, उससे जो कटाव आ रहा है जो कि सतारा कहला रहा है, और ये नाली कहला रहा है। जैसे ये यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है, तो यहाँ पर पुराने वैदिक समय में, ऋग्वेद के समय में इसका वर्णन किया गया है, और इस नदी का जो वर्णन हुआ है ऋग्वेद के अंदर, उसमें सरस्वती नाम दिया गया है। और ये माना गया है कि सरस्वती की दो शाखाएं निकली हुई हैं। एक ये शाखा है जो आगे जाके विलुप्त हो रही है, और दूसरी शाखा जो है वो वर्तमान के अंदर शोध पाया गया, जहाँ जयपुर तक आ रही है अंडरग्राउंड। तो जयपुर के अंदर जो जयपुर के शहर के लिए लोगों को जो पेयजल उपलब्ध हो रहा है ट्यूबवेल के माध्यम से, वह हमारे इस सरस्वती नदी के यानी गंगा नदी का सेकंड भाग, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से जब ये आगे की ओर बढ़ती है, और यहाँ की मिट्टी बेस्ट होने के कारण जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, तो यहाँ पर जो मैदानी भाग बनता है, जिसकी वजह से एक बहुत बेस्ट फसल होती है, जिसका नाम है गेहूं, जिसका नाम है गेहूं। तो अब यहाँ पर एक तो है हनुमानगढ़, और दूसरा है यहाँ पर है गंगानगर, और यहाँ पर है हनुमानगढ़। तो प्रश्न यहाँ पर बन के उभरता है कि उत्पादन की दृष्टि से पहला जिला कौन सा है, और बेस्ट क्वालिटी का गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो देखिएगा, क्षेत्रफल की उत्पादन की दृष्टि से तो गंगानगर तक, गेहूं का ग मतलब गंगानगर, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हनुमानगढ़, तो हम ना हनुमानगढ़, कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं। उत्पादन की दृष्टि से गंगानगर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हनुमानगढ़। इस गेहूं में भी उत्तर छुपा हुआ पड़ा है, ठीक है। अब है ना, वो जैसे आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती हुई ये फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। और जैसे ये फोर्ट अब्बास तक पहुंचती है, यहाँ के लोग जो हैं वो इस नदी को हकरा नदी कहते हैं, इस नदी को हकरा नदी कहते हैं। और इस फोर्ट अब्बास तक जाने के कारण, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं प्राचीन समय के जो लोग थे वो अपना रोटी, कपड़ा और मकान के लिए घूमते थे,
तो रोटी के लिए इनको यहाँ पर अच्छी मिट्टी मिली, कपड़े के लिए यहाँ का प्रोडक्शन हुआ और रहने के लिए इनको पानी मिला, तो यहाँ पर सभ्यता विकसित हुई। यहाँ पर सभ्यता, अगर ये गंगर नदी नहीं होती तो सभ्यताएं नहीं होती। और सबसे पुरानी सभ्यता हमारे इसी क्षेत्र में पड़ी हुई, इसी क्षेत्र में पड़ी हुई। और यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन होने के कारण, अच्छी मिट्टी होने के कारण, इस क्षेत्र के अंदर, इस नदी के कारण बेस्ट कृषि फार्म का निर्माण हुआ है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ, जब भी ये यूनिट उठेंगे तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस जगह से ये बातें हुई थी, क्योंकि इसका ये सब यूनिट आ रहे हैं, आगे जाके यूनिट आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कृषि को बोल रहा हूँ तो कृषि का यूनिट आएगा, अगर मैं यहाँ पर इन्हें फार्म हाउस बोल रहा हूँ तो वो फार्म हाउस यहाँ से नहीं होगा, ये पूरे राजस्थान के फार्म हाउस खड़े होंगे, तब मैं पूछूंगा कि कहाँ से ये फार्म हाउस है। तो इस तरह से ये हमारी जो नदी है वो फोर्ट अब्बास तक जाती है और आगे जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो कह सकते हैं कि प्रवाह के आधार पर अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कोई है तो वह है गंगर नदी। कोई क्वेश्चन बोलिएगा। सर राजस्थान में घग्गर नदी की लंबाई, राजस्थान में घग्गर नदी की लंबाई, राजस्थान में गंगर नदी की लंबाई मात्र 111 किलोमीटर है। ये किलोमीटर वाला जो मीटर है वो अपने माइंड से हटा देना। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम संख्याएं आती है। हम जो गलतियां जो करते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर वो सनों को याद करके करते हैं और सन हमेशा आगे पीछे होते हैं। सन के ऊपर, किलोमीटर के ऊपर जाने का ही नहीं। वो 30% का जो मैंने एक बार आपको प्लानिंग दी थी वो 30% वाला मीटर है, वो हमारे साइको के 2% लोगों के लिए, साइको के 2% के लिए है, लेकिन आपको और मैं दूंगा। नेक्स्ट है जो दूसरी जो नदी है वो है काकड़ी। बता सकते हैं ये काकड़ी नदी कहाँ की है? सर काकड़ी और कांतली एक ही हैं? काकड़ी और कांतली एक ही है। सीकर, इसको मंसूरी नदी कहते हैं, मसूरदी नदी। इसको काटनी वो वहाँ का है। अब बताइए। कांतली और काटनी अलग अलग है। नीम का दाना चलिएगा, ये जो हमारी काकड़ी नदी जो है यह जोधपुर वाले क्षेत्र में है और इसका नाम जो है वो कोठारी है, जहाँ से ये इसका उद्गम उत्सव होता है। कोठारी जगह से ये निकलती है और मात्र 100 ml यानी 100 किलोमीटर की रेंज में चल करके ये विलुप्त हो जाती है और जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है ये बूझ झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का? बूझ। और बूझ झील कहाँ पे है? सुना है कहीं? इसलिए वो रेगुलेटरी नहीं रही, उसमें हुआ ये सब। तो ये जो बूझ झील जो है वो हमारे बाड़मेर के अंदर कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। और ये 2006 के अंदर बूझ झील के अंदर सबसे ज्यादा ये बाढ़ आई थी, पर आज भी उसका असर वहाँ पर है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी सी नदी है, जोधपुर से निकलती है कोठारी गांव से और ये बूझ झील का ही निर्माण करती है और विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में आते हैं हमारी साबी नदी। साबी नदी अलवर के सेवर नामक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सेवर नामक पहाड़ी से निकलती है और ये आगे की ओर बढ़ती हुई अलवर जिले के अंदर ही विलुप्त हो जाती है आगे बढ़ करके। और ये भी कहा गया है कि यह ज्यादा से ज्यादा है ना वो हरियाणा बॉर्डर पर जाकर के विलुप्त होती है। ये ऐसी नदी जो है साबी नदी जो अलवर के अंदर सेवर नामक पहाड़ी से निकलती है और ये अलवर जिले में ही समाप्त होती है, लेकिन कहीं पर ऐसा लिखा गया है कि हरियाणा के बॉर्डर तक जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। अब आता है हमारा रूपनगढ़। कहाँ से निकलती है ये?
किशनगढ़ के सलेमाबाद नामक स्थान से ये निकलती है और सांबर झील में पहुंच करके अपना जल दे देती है। और ये जो रूपनगढ़ है, इसको लेकर के आरपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन उठा लिया है कि ये सांबर झील के किस दिशा के अंदर प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, ये जो किशनगढ़ है वहां से जैसे ये नदी निकलती है और उत्तर दिशा के अंदर ये प्रवेश कर जाती है और सांबर झील को अपना जल दे देती है। ये थोड़ी सी हमने है ना वो गंगा नदी के बारे में, काकरी नदी के बारे में, साबी नदी के बारे में, रूपनगढ़ के बारे में अपन ने बात की है, क्योंकि इसके अलावा हमारी कुछ और नदियाँ रह जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सेट मैटर दें ताकि उनको अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि हम ज़्यादा है ना वो देने पर ऊपर के ऊपर चला जाता है। तो हम अभी ऑनलाइन वालों को ध्यान में रखते हुए क्लासें ले रहे हैं। बाकी जब हम है ना वो सेकेंड रिपीट में जब इसका वीडियो अपलोड करेंगे उस समय इसमें बहुत सारी बातें छूटी हुई हैं, उसको वापस हम डालेंगे ताकि आपको ये ध्यान में रहे। जैसे कि आज आपने गंगा नदी के बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा। अब घर पे जाके जब आप उसको पढ़ेंगे, इसमें कोई चीज़ छुटी हुई होगी, वो जब मेरे से डिस्कस करेंगे तब जाके मैं इसका पूरा उत्तर खोलूंगा। जिस तरह से इसको मृत क्यों कहा गया, विलुप्त होने का सरस्वती क्यों कहा, बताया मैंने। ऋषभ नदी यानी कि ऋग्वेद नदी उस ग्रंथ के माध्यम से वैदिक इसलिए कहा गया कि वैदिक समय के अंदर यहाँ पर है ना वो सभ्यता का विकास हुआ है। 15 इसलिए कहते हैं कि फोर्ट ऑफ ब्रास के लोग बोलते हैं। 17 इसलिए कहते हैं कि यहाँ की है ना वो स्टार की तरह कटिंग होती है। और यहाँ पर तलवाड़ा के बारे में बात की, तो इस तलवाड़ा की विशेषता है, इस तलवाड़ा की विशेषता के साथ में कनेक्ट किया ताकि आपको वो डिफरेंस पता लगे। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी छोटी सी क्लास को लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न को दीजिए और हम बहुत जल्दी लाइव जुड़ेंगे। हमारी यूनिट खत्म होते ही हम लाइव पे चले जाएंगे और लाइव के अंदर हम सन 1976 से लेकर के 2024 तक जितनी भी आरपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हमारे पास में कलेक्शन है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारे पास में ये अब तक पूछे गए प्रश्नों के ये पूरे कलेक्शंस बना हुए हैं, और इन कलेक्शन जो है हर साल जो भी एग्जाम होते हैं वो मैं यहाँ पे नोट करता रहता हूँ ताकि मुझे पता रहता है कि ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। ये आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेंगे, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। और मैं एक ऐसा इंसान भी हूँ कि जब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैंने देखी नहीं तो मैं उस जगह पहुँच जाता हूँ और बराबर देख करके वापस आके नोट करता हूँ। ये मेरी विशेषता है। पूरा हिंदुस्तान घुमा हुआ हूँ, इसलिए है ना वो पूरा नक्शा बना करके बता सकता हूँ। इसलिए आप जितने एक्टिव आप लोग होंगे मैं उससे ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा। धन्यवाद।